हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। नवयुग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पॉलिटी की सीरीज कर रहे थे, पीवाईक्यूज की। इससे पूर्व एक वीडियो कर चुके हैं और उसी सीरीज में ये दूसरा वीडियो है। और अपन पॉलिटी की सीरीज में मतलब पुराने जो कि एक वीडियो है उसमें मतलब लगभग 30 से 1 प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। उसी श्रेणी में ये दूसरा वीडियो है और अपन शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। यहाँ तक अपन पहुंच चुके थे पिछले वीडियो में। जो पहली बार भाई लोग देख रहे हैं, हम पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं पॉलिटी के 2025 के प्रश्न, और आप हमारी सीरीज से जुड़ सकते हो। इससे पूर्व हमने राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के मतलब 4 वीडियो के माध्यम से 2025 के समस्त प्रश्न करवा चुके हैं। और उसके बाद में सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ, उसमें खूब सारे प्रश्न हैं वो रिपीट भी हुए थे। उसी श्रेणी में हमने पॉलिटी के 2025 से मतलब कहने का मतलब जनवरी 2025 से शुरू करेंगे। अभी सितंबर माह तक लगभग पॉलिटी के 10 से 11 प्रश्न पत्र आयोजित किए आरपीएससी के द्वारा। केवल आरपीएससी के प्रश्न पत्र ले रहे हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड के नहीं ले रहे हैं। तो आप हमारे इस सीरीज से जुड़ सकते हो बिल्कुल, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो नवयुग एकेडमी। अपन दूसरे यहाँ 110 प्रश्न तक पहुंच चुके थे पहले, और अब यहाँ से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पूछा हुआ है पहला प्रश्न कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में कौन सा प्रतिवेदन का नाम शासन में नैतिकता था? 10वां संविधान, 7वां संविधान प्रतिवेदन, दूसरा प्रतिवेदन, चौथा प्रतिवेदन। तो दोस्तों ऐसी बात है कि मतलब प्रशासनिक सुधार आयोग अपने भारत में दो बने हुए हैं। पहला बना था जो 2005 में बना था। कब बना था एक तो ये याद रखना है। वैसे आपको ये बता दूं, ग्रेड सेकंड में ये प्रश्न आया हुआ है उनके मतलब एसएसटी जो सेकंड पेपर हुआ उसमें प्रशासनिक आयोग सीधा सिलेबस में लिख रखा है, इसलिए पूछा हुआ है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें ये सिलेबस देख लें कि आपके आ रहा है या नहीं हो रहा है। ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। बाकी आप अध्यक्ष वगैरह तो आपको सामान्यतः याद रखना ही चाहिए, क्योंकि केंद्र राज्य संबंध एसआई में भी है, आरएस प्रारंभिक परीक्षा में भी है, बाकी एग्जामों में भी है। और ग्रेड सेकंड वाले तो उनको तो सारा देखना ही है, क्योंकि उनके सिलेबस में सीधा लिख ही रखा है। तो जिस हिसाब से जिनका सिलेबस है, केंद्र राज्य संबंध है, उनको तो देखना ही है, मतलब अध्यक्ष वगैरह नॉर्मल याद रखना है। बाकी जिनके मतलब सीधा सिलेबस लिख रहा है उनको प्रत्येक चीजें जो प्रशासनिक सुधार आयोग ने दी थी वो अपन को मतलब देखनी है। तो 2000 थे, तो कौन थे? वीरप्पा मोइली जो मतलब पहले केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, वो इसके अध्यक्ष थे। इसके सदस्य थे अलग अलग, क्या थे इसके सदस्य? खूब सारे थे। तो उन सदस्यों की बात करें तो पहले थे वी रामचंद्रन। कौन थे? वी रामचंद्रन थे। और उसके बाद एपी मुखर्जी थे, एपी मुखर्जी थे। और उसके बाद में कौन थे? और एक एच कालरो। कौन? एक मिनट, एच कालरो थे। एक जयप्रकाश नारायण थे, जेपी, वो भी इसी प्रथम प्रशासनिक सुधार के आयोग के सदस्य थे। वीरप्पा मोइली इसके अध्यक्ष थे। वी रामचंद्र थे एक, और एक एपी मुखर्जी थे। और उसके बाद में एच कालरो थे, जयप्रकाश नारायण, ये 4 सदस्य थे। आपको याद रखना है चारों सदस्यों के बारे में पूछ रहा है वर्तमान में आरपीएससी द्वारा। अलग अलग कौन सदस्य थे नहीं थे, तो 4 सदस्य थे। 2005 में बना था, वीरप्पा मोइली थे और इसके अध्यक्ष 2000। और तो इसने क्या है कि 15 खंडों में अपनी रिपोर्ट दी थी। अलग अलग खंड में मतलब अलग अलग चैप्टर वाइज रिपोर्ट दी थी। 15 खंडों में अपनी रिपोर्ट दी थी। तो इसमें मतलब अलग अलग चैप्टर दे रखे थे। जैसा इन्होंने पहला चैप्टर आरटीआई के बारे में दे रखा था कि भाई सूचना का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पहला आरटीआई के बारे में था। और छठा था वो स्थानीय स्वशासन के बारे में था। किसके बारे में था? स्थानीय स्वशासन के बारे में था। और उसके बाद में कौन से प्रतिशासन की नैतिकता वाला, तो ये है ना, ये अपने तीसरे मतलब चौथा, इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। चौथे प्रतिवेदन में शासन की नैतिकता। तो अपने सीधे याद रखना है कि मतलब वीरप्पा मोइली इसके अध्यक्ष थे, वी रामचंद्र, एपी मुखर्जी, एच कालरो, जयप्रकाश नारायण इसके सदस्य थे। 15 भागों में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और 2006 से 2009 के बीच में, वैसे 5 में बन गया था, इसने अपनी रिपोर्ट मतलब 2006 से लगाकर 2009 में अलग अलग समय दी थी। 2009 तक अलग अलग समय में दी थी, और मतलब अलग अलग 15 खंडों में दी थी। पहला आरटीआई के बारे में था, छठा स्थानीय स्वशासन के बारे में था, छठा खंड, और जो ये शासन में नैतिकता, ये चौथा प्रतिवेदन था। तो ये हो गया इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों।
अगला प्रश्न है वो 109, लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। पहले अपने पूर्व के वीडियो में लोकपाल के बारे में चर्चा कर ली कि भाई 2013 में तो अधिनियम आया, 2014 में लागू हुआ और इसके 1/1+1 अध्यक्ष होता है, 8 सदस्य होते हैं और 8 सदस्य एक अध्यक्ष, 8 सदस्य होते हैं, आधे सदस्य न्यायिक होने चाहिए और प्रधानमंत्री इसके कार्यक्षेत्र में आता है। ये मैंने पूर्व वीडियो में डिस्कस कर लिया, जिन लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर देखना है। और ये बोल रहे हैं कि भाई इसमें से 3 तो सही है और 1 गलत है। क्या है? पहला दिया कि प्रधानमंत्री इसके क्षेत्राधिकार में है, बिल्कुल राइट है, प्रधानमंत्री इसके क्षेत्राधिकार में है। और राजस्थान में लोकायुक्त चलता है जिसके सीएम क्षेत्राधिकार में नहीं आते, तो ध्यान रखना है अपन को। ये मैंने पूर्व वीडियो में डिस्कस कर दिया है, पीवाई क्यूज का ये तो फायदा है अपने। उसके बाद में ये 6 महीने में जांच संपन्न करता है, बिल्कुल ये उसके लिखा हुआ है कि भाई ये 6 महीने में अपनी जांच संपन्न करेगा, ये याद रखना है अपन को। और जैसे महीनों की बात करें तो ये 6 महीनों में करता है। ह्यूमन राइट आयोग है वो अपने सामने तो 12 महीनों में, 1 साल में अपनी मतलब रिपोर्ट सम्मिलित करता है। वो एक साल में अपनी मतलब जितना भी कार्य है उसको करना होता है, 1 साल के अंदर अपनी जितनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। उसमें तीसरा लिखा हुआ है कि इसके 1 चेयरमैन तथा 8 सदस्य होते हैं। उसके बाद में क्या है, 1 चेयरमैन और 8 सदस्य होते हैं, बिल्कुल 1 चेयरमैन और 8 सदस्य मैंने अभी डिस्कस किया। 1 सदस्य होते हैं और 8 सदस्य होते हैं, आधे न्यायिक होते हैं। उसमें लिखा 5 न्यायिक सदस्य, नहीं 4 होने चाहिए, कहने मतलब आधे हो गए तब 4 ही हुए ना, 4 आधे सदस्य न्यायिक होने चाहिए। तो देखो ये गलत, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लोकपाल के बारे में पूछा जा रहा है बार बार के बारे में और लोकपाल के बारे में प्रश्न आ रहे हैं तो आपको याद रखना है। ये हमारी नवयुग एकेडमी है जिसमें पीवाई क्यूज करा रहे हैं। इससे पूर्व राजस्थान हिस्ट्री कल्चर की पीवाई करा चुके हैं, प्ले लिस्ट में जाकर आप देखिए। उसके बाद में ग्रेड 2 का एग्जाम हुआ था, खूब सारे रिपीट प्रश्न हुए थे, आपको देखना है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। लगभग 1000 लोग प्लस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आपको सब्सक्राइब करना है प्लीज, हमारी रिक्वेस्ट है। जिससे क्या है कि अन्य लोगों को सजेशन जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को तो ज्यादा से ज्यादा फायदा भी होगा और हमें भी मोटिवेशन देखने को मिलता है कि भाई सब्सक्राइब हो गए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अपन अब आगे चलते हैं, 2 प्रश्न हो गए, तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, बिल्कुल अपन को पता है सूचना का अधिकार 2005 में अरुणा राय अरविंद केजरीवाल है, इनके नेतृत्व में सूचना का अधिकार मतलब अधिनियम ये प्रावधान आए थे। प्रावधानों के अंतर्गत निम्न में किससे भारत का प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया था? AM तिवारी और AM अंसारी, OP केजरीवाल, वजाहत हबीब। OP केजरीवाल तो नहीं है, केजरीवाल जी तो अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे बाद में, ठीक है। उसके बाद में ये तिवारी जी, AM तिवारी है ना, ये CM बने थे यूपी के। ये आप याद रख सकते हो कि भाई दोबारा कभी दे दिया जाए AM तिवारी का संबंध हो तो ये तो पॉलिटिकल है, इनका सूचना अधिकार से कोई संबंध नहीं है। क्या है, यूपी के CM बने थे, यूपी के, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में ये वजाहत हबीबुल्ला, ये इसके प्रथम क्या है, प्रथम सूचना आयोग जो अपना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना आयोग बना था ना, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? वजाहत हबीबुल्ला, याद रखना है अपनों को, वजाहत हबीबुल्ला। और वर्तमान में भी याद करें तो वर्तमान में हीरालाल सामरिया है, ये अपने राजस्थान कैडर के IAS है, हीरालाल सामरिया याद रखना है। हीरालाल सामरिया वर्तमान में सूचना आयुक्त है और पहले कौन है? वजाहत हबीबुल्ला, बिल्कुल ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि कौन भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का सदस्य नहीं था? देखो अभी मैंने प्रथम प्रशासनिक सुधार बताया था कि V रामचंद्रन थे, AP मुखर्जी थे, HS कादर थे, जयप्रकाश नारायण थे। तो देखो इसमें क्या पूछा है कि भाई भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के बारे में क्या भाई पूछा है कि भाई कौन नहीं थी। तो उसके बाद पूछा है कि भारत का प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग सदस्य नहीं था। पहला दिया है कि हरीशचंद्र माथुर, GS पाठक, K हनुमंतया, V रामचंद्रन। तो इसमें दोस्तों ऐसी बात है कि प्रथम प्रशासनिक आयोग कब बना था? 1966 में बना था और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष थे। बाद में मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री बन गए तो K हनुमंतया, कौन? K हनुमंता इसके अध्यक्ष बने थे। तो याद रखना है अपन को, पहले तो मोरारजी देसाई अध्यक्ष थे, उसके बाद में K हनुमंता इसके अध्यक्ष बन गए और इसके अलग अलग सदस्य थे। मतलब K हनुमंता एक सदस्य थे, उसके बाद में एक सदस्य थे हरीशचंद्र माथुर जो अपने राजस्थान से जुड़े हुए थे। हरीशचंद्र माथुर इसके सदस्य थे। एक थे मतलब GS पाठक भी इसके सदस्य थे और एक HV कामत
बिल्कुल याद रखना है। 1967 में बना था। मोरारजी देसाई पहले अध्यक्ष थे, के हनुमंतया क्या थे इसके दूसरे, मतलब बाद में मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री बनने के बाद हनुमंतया इसके अध्यक्ष बन गए, और हरिश्चंद्र माथुर सदस्य थे, और जीएस पाठक थे, एचवी कामत थे इसके सदस्य थे। तो ये याद रखना है अपन लोगों को कुछ चीजें। और उसके बाद में अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। तो समितियों के बारे में मैंने पूर्व वीडियो में डिस्कस कर लिया। वापस समितियों के बारे में प्रश्न पूछा इन्होंने कि भाई ये मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए ये पूछ रहे हैं कि संघ शक्ति समिति, उसमें भी बताया था मैंने संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, जेएल नेहरू थे। ये अपन को याद है, जेएल नेहरू। संघ शक्ति समिति की मूल अधिकार वो अल्पसंख्यक समिति, मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति मैंने उस समय बताया था बड़ी समिति थी। पिछले वीडियो में अपन डिस्कस किया था। 50 इसके सदस्य थे और पटेल इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। बिल्कुल। और उसके बाद में कार्य संचालन समिति, उसके बाद में क्या पूछा है इन्होंने कि भाई कार्य संचालन समिति कौन थी। उसके वैसे मतलब कार्य संचालन समिति की बात करें तो कार्य संचालन के एम मुंशी हो जाएंगे इसके, क्या के एम मुंशी कार्य संचालन समिति। और उसके बाद में ये अपने प्रारूप समिति, प्रारूप समिति कौन अध्यक्ष हो, बी आर अम्बेडकर। अपन को पता है बी आर अम्बेडकर क्या हो जाएंगे, प्रारूप समिति। कार्य संचालन कौन हो जाएंगे, के एम मुंशी। बिल्कुल ये बात हो गई है। तो कर्ण मतलब इसका आंसर तो वैसे 3 हो जाएगा। 3 नीचे नहीं दिख रहा होगा तो शायद आप याद रखें, 3 इसका आंसर हो जाएगा। वैसे उसके बाद में जेएल नेहरू की अपन एक साथ अपन थोड़ी कमेटियों डिस्कस कर लेते हैं। बार बार पूछ रहे हैं तो अपन रिवाइज कर लेते हैं थोड़ी। जैसे जेएल नेहरू की बात करें, जवाहरलाल नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू बहुत सारे कमेटियों अध्यक्ष थे। एक तो संघीय, एक ही संघीय संविधान, कौन सी, संघीय संविधान। उसके बाद में एक थी संघीय शक्ति, कौन सी, संघीय शक्ति, संघीय शक्ति कमेटी। एक भारतीय राज्यों के लिए, ध्यान रखें भारतीय राज्यों के लिए तो जवाहरलाल नेहरू थे और प्रांतों के लिए पटेल थे। ध्यान रखें, यह कंफ्यूज करवा सकता है एग्जामिनर। भारतीय राज्यों के लिए, भारतीय राज्यों के लिए अपन को सामान्यतः लगता है राज्यों के लिए मतलब पटेल जी होंगे। राज्यों के लिए कौन थे, नेहरू जी थे, पटेल जी थे प्रांतों के लिए। उसके बाद में एक संविधान के ड्राफ्ट जांच, जो ड्राफ्ट बना था ना, ड्राफ्ट की जांच के लिए, जांच के लिए तो कितनी समितियां, 1 2 और 3 4 ड्राफ्ट की जांच के लिए भारतीय राज्यों के लिए, और संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान, इन चारों कमेटियों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू है। आप याद रखें बार बार, संघीय संविधान, संघीय शक्ति, भारतीय राज्यों और ड्राफ्ट की जांच के लिए कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। बिल्कुल ये हो गई 4 कमेटियां। उसके बाद में पटेल कौन से थे, पटेल अपने पूर्व में पढ़ा था। एक तो मूल अधिकार हो गई, एक अल्पसंख्यक हो गई, और एक जनजाति, जनजाति हो गई, जनजातियों के लिए हो गई। और एक कौन सी हो गई, एक मूल अधिकार, जनजाति, अल्पसंख्यक, एक प्रांतों के लिए, एक अपना कौन सी होगी, राज्यों के लिए वो है, प्रांतों के लिए। ये 4 कमेटी थी। इसकी कंबाइंड रूप से सबसे बड़ी कमेटी थी संविधान सभा की, 50 सदस्य थे इसके, पटेल इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और उसके बाद में इसके अंदर 4 उप समितियां बनाई थी, अलग अलग समितियां, उप समितियां बनाई गई थी। उप समितियों की बात करें तो अपने मैंने पूर्व में ही कर लिए थे, वापस में बता, फंडामेंटल राइट से संबंधित बनी थी। उसको किसको बनाया था, जेबी कृपलानी को बनाया था, जेबी कृपलानी फंडा उप समिति, और जेबी कृपलानी। और उसके बाद अल्पसंख्यकों वाली जो कमेटी बनी थी उसके कौन थे, एससी मुखर्जी थे उसके अध्यक्ष। और उसके बाद में अनुसूचित जनजातियों के लिए बनी थी, जनजातियों वालों कौन थे, गोपीनाथ बारदुलाई उसके थे अध्यक्ष। और उसके बाद में 22 क्षेत्रों के लिए बने थी, 22 क्षेत्रों के लिए एवी ठक्कर इसके अध्यक्ष थे। तो अपन को याद हो गई संघ शक्ति समिति, तो वो पहले अपन नेहरू जी वाली कर दी, पटेल की ये 4 समितियां हैं। वापस इसके अंदर उप समिति, फंडामेंटल राइट, जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक एससी मुखर्जी, गोपीनाथ बारदुलाई किसके, गोपीनाथ अनुसूचित जनजातियों के लिए, 22 क्षेत्रों के लिए एवी ठक्कर हो गई। और यदि प्रारूप समिति, ये अपना प्रारूप समिति की बात करें तो प्रारूप समिति का आप याद रखें कि भाई इसके बी आर पटेल 7 इसके क्या थे, सदस्य थे। और ये गठन कब हुआ था, पिछली बार एसआई में परीक्षा में ये प्रश्न पूछा हुआ था। तो गठन हुआ था 29 अगस्त, कब हुआ था, 29 अगस्त 1946 नहीं, 1946 नहीं, 1947। ध्यान रखें आप, उसमें ऑप्शन ऐसे ही थे, 1946, 47, 1948 और 1945 ऐसे ऑप्शन थे। तो आप याद रखें कब है, 1947, देश आजाद होने के बाद में 15 अगस्त देश आजाद हुआ, उसके बाद में प्रारूप समिति बनी थी। ध्यान रखें, संविधान की प्रक्रिया बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी, और लेकिन ये संविधान प्रारूप समिति है जो कब बनी थी, इसकी डेट एग्जैक्ट आपको याद रखनी, 29 अगस्त 1947 को बनी थी। तो ये हो गई अपने। और कुछ कमेटियां की याद की बात करें, साथ साथ में अपन सारी कमेटियां काफी हद तक कर दी, तो अपन एक साथ यही कर लेते हैं। एक प्रक्रिया नियम, एक कौन सी, प्रक्रिया नियम की बात करें, और एक संचालन, सदन को संचालन करना है तो संचालन समिति, और एक राष्ट्र ध्वज, कौन सी, राष्ट्र ध्वज
और एक राष्ट्र ध्वज की तदर्थ समिति थी, ये भी याद है, राष्ट्र ध्वज की 2 समिति थी वैसे, एक राष्ट्र ध्वज की तदर्थ समिति और एक फाइनेंस स्टाफ, ये कितनी हो गई, फाइनेंस स्टाफ, राष्ट्र ध्वज के लिए तदर्थ समिति और संचालन समिति, सदन संचालन प्रक्रिया व नियम। ये आपको इससे ऐसे लग रहा होगा भाई कि अध्यक्ष होंगे, बिल्कुल उस समिति अपने संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद इन चारों कमेटियों के अध्यक्ष थे। बिल्कुल राजेंद्र, मैंने पटेल की बता दिए, नेहरू की बता दिए, और ये राजेंद्र प्रक्रिया नियम, संचालन नियम समिति, राष्ट्र ध्वज की तदर्थ समिति, फाइनेंस स्टाफ कमेटी कौन थे, ये 4 कमेटियों के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। बिल्कुल आप कमेटियों को याद रखें, एग्जामिनर आजकल कमेटियों से प्रश्न पूछ रहा है, और ये 4 हो गई। उसके बाद में यदि और बात करें तो अपने संविधान सभा कार्य समिति थी एक, क्या थी, संविधान सभा कार्य समिति की बात करें तो इसके अपने जीवी मावलंकर थे, कौन, जीवी मावलंकर कौन, संविधान कार्य समिति के अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर थे। और एक थी सदन समिति, आगे अपन देखेंगे, ये एक में पूछी हुई है एग्जाम में पूछी है, सदन समिति, इसके पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष थे। तो सारी कमेटी अपने कर ली है डिस्कस, तो ध्यान रखें आप। और संविधान सभा कार्य समिति कौन थे, कार्य समिति जीवी मावलंकर। एक कार्य समिति अलग है, कार्य जैसे ये संविधान सभा कार्य समिति थी, एक कार्य समिति कार्रवाई समिति, एक और है, एक कमेटी और है, कौन सी है, एक और है कि कार्य समिति में कौन सी थी, मतलब अपने पहले तो एक पढ़ ली संविधान सभा की कार्य समिति, एक कार्य समिति कार्रवाई समिति क्या है, तो इस बिजनेस साथ में आ जाए, कार्रवाई या कार्रवाई समिति केवल आ जाए तब जीवी मावलंकर, बिजनेस जब साथ में आ जाए तो के एम मुंशी है इसके अध्यक्ष, के एम मुंशी। तो ध्यान रखें, ये 2 कमेटियां एक जैसी है, इसमें जिसमें बिजनेस आ जाए उसको के एम मुंशी करना है, आपको याद रखना है। तो ये सारी कमेटी एक साथ हो गई, आप याद करें, नहीं लिखी हुई तो आप ये लिख सकते हैं वापस। कोई एक आध कमेटी, सामान्य तो सारे नोट्स में है ही, एक आध कमेटी हो सकता है ये बिजनेस वाली नहीं लिखे, कंफ्यूज करने वाली हो, तो आप इसका अपने तीसरा हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इन्होंने दिया है कि भाई सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए, अधिनियम संविधान में दिए गए संशोधनों के संबंध में नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनें। तो पहला दिया है कि संविधान 93 संविधान, 94 संविधान, 95, 96, बिल्कुल सारे संविधान एक साथ डाल दिए हैं कि भाई कौन से, और फिर इनमें नीचे दिए गए संशोधन के कौन से आर्टिकल में संशोधन किया है, बिल्कुल अपन सभी देख लेते हैं अभी क्या पूछा हुआ है। पहले पूछा है कि 93 संविधान संशोधन, बिल्कुल 93 संविधान संशोधन की बात करें तो आर्टिकल 15 से संबंधित है, किससे है, अनुच्छेद 15 से संबंधित है कि 15 मतलब शैक्षणिक संस्थान, कौन से, शैक्षणिक संस्थान है, शैक्षणिक संस्थानों में मतलब जो आरक्षण है, प्राइवेट व सरकारी दोनों में, ये इसके माध्यम से, कौन से में, 93 संविधान। ये इंडिविजुअल रूप, व्यक्तिगत रूप से कई बार पूछा हुआ है कि भाई 93 संविधान संबंधित है आरक्षण से या अलग अलग से जोड़ रखा है, तो आपको याद रखना है 15वें संविधान ये नीचे दे रखा है, 15वां खंड भाग 5 की अंतर स्थापना करता है, तो 93 किससे जुड़ रहा है, तो नीचे अपन को याद रखना है कि 4 से जुड़ रहा है, बिल्कुल 4 से जुड़ रहा है। 93 संविधान संशोधन, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, आपको ये संविधान संशोधन याद रखना है, 93 किससे, आरक्षण से संबंधित है, अनुच्छेद 15 से संबंधित है, बिल्कुल। या नीचे देखेंगे आप तो ये दो हो जाएंगे, 2 और बाकी 2 कट जाएंगे, तो मतलब काफी रास्ता आसान हो जाता है, पुराने मतलब ये सब याद कर लेते हैं। उसके बाद में 93 के बाद में इन्होंने पूछा है अगला पूछा किसके बारे में अपन देखते हैं। अगला पूछा है कि 94 का संबंध किससे, बिल्कुल 94वां संविधान संशोधन 2006 में किया था। कब किया था, 2006 में, ये भी याद रख सकते हैं अपन, 2006 में। उसके बाद में क्या है कि पहले तो आदिवासी कल्याण मंत्री नियुक्त करते हैं। अपन को पता है कौन कौन से राज्यों में करते हैं भाई, छत्तीसगढ़ में करते हैं, और उसके बाद में कौन से करते हैं, झारखंड में करते हैं, उसके बाद में एमपी में करते हैं, और उसके बाद में कौन से करते हैं, उड़ीसा में। ये 4 राज्यों में क्या करते हैं, जनजाति आदिवासी कल्याण मंत्री कौन करता है, राज्यपाल नियुक्त कर दिया है, राज्यपाल नियुक्त करता है कहने का मतलब। और इसमें क्या है कि मतलब ये मतलब अपने मतलब
इसमें राज्यपाल क्या है कि इसको जनजातीय कल्याण में मंत्री नियुक्त करता है। तो नियुक्त करता है तो क्या है, इसमें जैसे ये 3 दे रखा है ना, 164 ये जनजातीय मंत्री इसमें नियुक्त करता है। ये मतलब प्रावधान था कि कल्याण मंत्री नियुक्त करता है, जिसमें एमपी मतलब छत्तीसगढ़ उड़ीसा एमपी थे, और जिसमें क्या है कि मतलब बाद में इसमें ये इसे संशोधन करके मतलब इन आदिवासी राज्यों से संबंधित था कहने का मतलब, ये अपन को याद रखना है थोड़ा। और जैसे मतलब इसमें क्या है कि आदिवासी मंत्रियों को नियुक्त करते हैं ना, ये 164 से आर्टिकल। पहले क्या दोस्तों, इसमें बीआर भी सम्मिलित था, मतलब जो आदिवासी मंत्री है ना इसमें बीआर भी सम्मिलित था। तो इस आर्टिकल में क्या है, बीआर को हटा दिया कहने का मतलब, बीआर को क्या है हटा दिया। तो अपन को याद रखना है सामान्यतः। तो ये 2 हो गए कहने का मतलब, वो आरक्षण वाला हो गया। इसमें बीआर राज्य को क्या है कि आदिवासी मंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। जैसे आर्टिकल की बात करें 164(1) में है, 164(1) में, तो ये हटा दिया। उसके बाद में 95वें संविधान संशोधन की बात करें तो 95वें संविधान संशोधन में क्या है कि मतलब ये 95वें संविधान संशोधन की बात करें तो 95वें संविधान दे रखा है कि SC/ST का आरक्षण बढ़ाया गया है। ये अपन को पता है कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में SC/ST का आरक्षण बढ़ा दिया जाता है, जो कि कौन से में 334 अधिनियम है, इसमें 334 अधिनियम है। जैसे 334 जैसे अभी मतलब 2020 तक था, पहले 2020 तक बढ़ाया इस अधिनियम की अपना किया था ना 95वें संविधान। इसमें कहा था कि 2020 तक SC/ST का आरक्षण रहेगा। और उसके बाद में वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन, ये आपको याद रखना है, लेटेस्ट संविधान संशोधन। 104 में क्या है कि सेम इसी आर्टिकल में संशोधन किया है, किससे 334 में, और वापस 2030 तक बढ़ा दिया है, 2030 तक बढ़ा दिया। वर्तमान में SC/ST का आरक्षण 2030 तक बढ़ा दिया है, पहले 2020 तक था। कौन सा था, जिसमें 95वें संविधान संशोधन, वर्तमान में 104, अब वापस 104 से जुड़वा सकता है कि भाई कौन से आर्टिकल से संबंधित है। तो आर्टिकल तो ये सेम हो जाएगा ना, क्योंकि SC/ST का आरक्षण से संबंधित कौन सा है, 334 है बिल्कुल। और 332 में राज्य विधानसभाओं से, और 334 से कहाँ है, क्या है मतलब संसद से संबंधित है। तो ये 3 आर्टिकल हो गए। चौथा आर्टिकल अपने आप ही हो जाएगा, कौन सा है, चौथा आर्टिकल है कि 96वां संविधान संशोधन किससे, 96वां संशोधन है कि भाई जो 96वां संविधान संशोधन की बात करें तो दोस्त इसका संबंध है कि भाई उड़िया है ना, उड़िया भाषा, मतलब 1 मिनट, उड़िया को क्या किया, ओडिया किया, ओडिया भाषा सही उच्चारण है तो मतलब ओडिया क्या, वैसे नॉर्मल संबंधित अपन को याद रखना है। ये 95, तो ये क्रमानुसार हो गए सारे, 93, 94, 95, इसका आंसर 1 हो जाएगा। नीचे आपको दिख रहा होगा, वैसे मैंने व्याख्या कर दी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न इन्होंने दिया है कि भाई निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352(1) में आंतरिक अशांति शब्द हटा लिया गया। ये आपातकाल से संबंधित है, आपातकाल के बारे में पूछ रहा है कि कौन से शब्द में 352(1) में आंतरिक अशांति शब्द है। अपन को पता है कि पहले 42वें संविधान संशोधन इंदिरा गांधी और 44वां किन्होंने किया था, मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने हटा दिया। इंदिरा गांधी ने ऐसा बोला, मोरारजी देसाई जनता पार्टी आई आपातकाल के विरुद्ध में थी, तो उन्होंने कहा कि भाई आंतरिक अशांति के स्थान पर मतलब आगे आने वाली सरकारें कभी भी देश में आपातकाल थोपे जा सकती है, इसलिए उन्होंने क्या है आंतरिक अशांति शब्द को 44वें संविधान संशोधन किसने किया, देसाई, मोरारजी देसाई समय सरकार हुई थी उस समय किया था। और ये इसका आंसर तो 4 हो जाएगा। अपन थोड़ा थोड़ा शब्द की बात करें, 42वें संविधान संस्था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि इसमें खूब सारे इंदिरा गांधी ने आपातकाल के समय संशोधन किए थे। जैसे मूल कर्तव्य जोड़े से 51 क में, वो भी इससे है। और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े थे, कौन कौन से, एक तो समाजवादी शब्द जोड़ा था, एक पथनिरपेक्ष शब्द किसमें जोड़ा था, 42वें संविधान, और एक राष्ट्रीय एकता, ये शब्द भी अपने राष्ट्र की एकता था। पहले राष्ट्रीय एकता था, उसके बाद में राष्ट्रीय एकता और अखंडता कर दिया। कहना मतलब क्या किया, राष्ट्रीय एकता और अखंडता ये किसने किया, इंदिरा गांधी 42 कर दिया। क्या 42 खूब सारे और भी है चीजें। और लोकसभा का कार्यकाल है ना 5 मतलब पहले 5 से 6 वर्ष बढ़ा दिया, ये भी किससे किया, ये याद रखें, आगे आया हुआ एक बार, तो ये भी 42 से किया। राष्ट्रीय एकता व अखंडता वाला ये कर दिया, मतलब ये 3 शब्द जोड़ दिए प्रस्तावना में। और उसके बाद में मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया। खूब सारे है, वैसे अपन आगे आगे चर्चा करते रहे। 42 में पिछले भी वीडियो में 42 में कुछ चीजें अपन डिस्कस की, और 42 हो गए। और 46 की बात करें, 96 में होटल सर्विस टैक्स लगाया गया था। क्या लगाया था, होटल सर्विस टैक्स। पहले मतलब होटल वगैरह में सर्विस टैक्स नहीं लगता था, तो होटल सर्विस टैक्स किससे लगाया था, 46 संविधान संशोधन। और उसके बाद में 39वां संविधान संशोधन अपने पूर्व वीडियो में डिस्कस कर दिया, मैंने उस समय बताया था। 39वें संविधान संशोधन क्या, इंदिरा गांधी वो राजनारायण वाला मामला गया था ना सुप्रीम कोर्ट में, उस समय मैंने कहा था कि भाई इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, इनका मतलब निर्वाचन क्षेत्र रद्द कर दिया। उसके बाद में इन्होंने 39 संविधान संशोधन करके राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, लोकसभा का अध्यक्ष है और PM है, 4 जनों को क्या कर दिया कि भाई इनके बारे में मतलब सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है कि भाई न्यायालय में मतलब हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
तो उसके बाद में ये 44वां में हटा दिया वापस ये चीज़। और वैसे इंदिरा गांधी राजनारायण वाला मामला हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड घोषित कर दिया, 44वां में संविधान संशोधन करके भी इस व्यवस्था को हटा दिया था। कहने का मतलब ये अपना हो गए, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 4 हो ही जाएगा। सारे का अपन डिस्कस कर लिए। 39वां पहला वापस रिपीट हो रहा है। 42वां के बारे में भी खूब चर्चा की है। 46वां के बारे में याद रखना, होटल सर्विस टैक्स से जुड़ा हुआ था मामला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के भाग 5 अध्याय 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बिल्कुल नहीं पूछा है। क्या राष्ट्रपति है, महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, मंत्रिपरिषद? तो दोस्तों ऐसी बात है कि भाई अब वैसे उस प्रश्न में थोड़ा छूट गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये आंतरिक अशांति शब्द है ना, ये आपातकाल के बारे में कुछ चीजें ऐसे लग रहा है अपन पूरा चर्चा कर ही लेते हैं, क्योंकि वापस काम आएगा आप लोगों के। तो जैसे कि भाई 44वें संविधान संशोधन में खूब सारे संविधान किए। पहले क्या है कि आपातकाल तीन शब्द लिखे हुए थे भाई, युद्ध है, बाहरी आक्रमण है, युद्ध बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति। उसके बाद में मतलब आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया। अब वर्तमान में इस आंतरिक अशांति शब्द क्या लिखा है, सशस्त्र क्रांति लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सशस्त्र क्रांति। अब वर्तमान में आपातकाल 3 तरह के लगाया जा सकता है। आंतरिक अशांति को हटा के क्या लिख दिया, सशस्त्र क्रांति। भाई आंतरिक अशांति किसी कोई भी आधार पर आदमी लगा सकता है, तो आंतरिक अशांति। अब वर्तमान में युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र क्रांति, ये आर्टिकल 352 के अंदर लिख रखे हैं। आपातकाल इन 3 उद्देश्यों से लगाई जा सकती है, और तीन चीजों से आपातकाल लगाई जा सकती है। ये 44वें संविधान संशोधन में सशस्त्र, अब ये पूछ लिया आंतरिक अशांति, इसकी जगह ये जोड़ा हुआ है, तो वापस ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कौन से आपातकाल किन आधारों पर लगाया जाता है, तो याद रखना है। और एक लिखित कैबिनेट की लिखित सलाह, ये कैबिनेट शब्द भी इसी 44वें से जुड़ा था, पहले नहीं था। और ये भी कौन से अनुच्छेद से है कैबिनेट, 352 में, और कहीं नहीं लिखा हुआ है। पहले मंत्रिपरिषद लिखा था, ये मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट, ये 352 में ये लिखा हुआ है ना कि भाई आपातकाल से पहले अपन सारे मंत्रियों को लिखित लेना पड़ेगा, सिफारिश करेंगे ना सारे कैबिनेट मंत्री, तभी आपातकाल लगाया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये कैबिनेट वाली भी 44वें से जुड़ा हुआ है। सशस्त्र क्रांति हो गई, और ये आर्टिकल कैबिनेट कौन से, 352, ये भी याद रखें। ये मुझे याद आया तो मैंने चर्चा कर ली यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, आगे खूब सारे प्रश्न आ रखे हैं। तो अपन यहाँ अगले प्रश्न की ओर डिस्कस कर रहे थे कि भाग 5 के अध्याय में कौन सी मतलब कार्यपालिका, मतलब एग्जीक्यूटिव का कौन सा भाग नहीं है, राष्ट्रपति, महान्याय, नियंत्रक, महालेखा, मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों ऐसी बात है कि भाई मतलब राष्ट्रपति है, एक तो राष्ट्रपति है ही, एक उपराष्ट्रपति भी है। उपराष्ट्रपति भी क्या है, उपराष्ट्रपति सम्मिलित है। उसके बाद में पीएम होता है, मंत्रिपरिषद होता है, महान्यायवादी होता है, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक नहीं होता है। किसका भाग नहीं होता है, संघ की कार्यपालिका का भाग नहीं होता है, तो ध्यान रखना है अपने कैग। और उसके बाद में ये नियंत्रक में सीएजी है, सीएजी की बात हो रही है। सीएजी की अपन को पता ही है कि संवैधानिक आयोग है ये, तो यहाँ क्या करेगा, ये अलग से संविधान में लिख रखा है, संवैधानिक आयोग है, और इसका आर्टिकल 148 से कहाँ तक है, 151 तक है, ये भी आप याद रखें। संवैधानिक आयोग है 148 से 151 तक है। वर्तमान में कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है, सीएजी है वर्तमान में, ध्यान रखना है अपन लोगों को। ये हो गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भाई 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विषय भारत के संविधान की राज्य सूची में सम्मिलित है? तो खूब सारे विषय है, अपन को पता है कि संघ की सूची में 100 विषय है। संघ वाले में कितने हैं, 100, और उसके बाद में राज्य वाले में कितने हैं, राज्य की सूची में है 61, और उसके बाद में समवर्ती सूची में कितने हैं, 152। ये सब्जेक्ट याद रखें, आप पूछा जा सकता है शायद, 61, 100, 52, ठीक। उसमें वापस ये थोड़ा कठिन प्रकार का है वैसे तो, लेकिन अपन आइडिया से निकाल सकते हैं वैसे सामान्यतः। राजस्व सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर इन्होंने बोला कि बीमा, प्रति व्यक्ति कर, और मत्स्यिकी, और आर्थिक व सामाजिक योजना, इनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा, 4, 2 और 3। 2 और 3 क्या है, 2 और 3, ये प्रति व्यक्ति कर और मत्स्यिकी। ये कहने का मतलब राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। अपन को प्रति व्यक्ति कर तो अपन को पता ही है कि भाई इनकम टैक्स वगैरह कौन लगाता है, केंद्र लगाता है, तो 2 तो मतलब ये नहीं होगा, तो 2 आधार पर अपन ये हो गया। और उसके बाद में ये मत्स्यिकी वगैरह कौन है, राज्य सूची का नहीं है, केंद्र सरकार का है, तो उस आधार पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वापस याद रखें, पूछा जा सकता है, बाकी तो सामान्य था। उसके बाद में ये 2nd ग्रेड के मतलब संस्कृत विभाग का जो एग्जाम हुआ था ना, मतलब जनवरी में हुआ था। उसके बाद में उसके जीके जीएस के तहत ये प्रश्न है कुछ, वो हो गया एसएसटी का था वो पेपर, और ये जीके जीएस है। ये क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चयन कीजिए।
तो दोस्तों ऐसी है कि पहला दिन उन्होंने क्या है कि नीति निर्देशक नीचे पहले दिए और उसमें संविधान संशोधन कौन से दिए, ये अपन पूर्व में भी डिस्कस किया था। मैंने कहा बार बार ये पूछ रहे हैं। नीति निर्देशक आजकल भाग 4 में है 36 से 51 तक, ये भी अपन को पता है 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व है। और इसमें इन्होंने पूछा है कि भाई ऊपर लिखे हैं नीति निर्देशक तत्व और नीचे लिखे हैं कि कब कौन से संविधान संशोधन से जुड़े हुए। बिल्कुल, एक तो ये पहला निर्धन निःशुल्क कानूनी सहायता, ये मैंने पूर्व के वीडियो में डिस्कस कर दिया कि भाई इनका 38A से संबंधित है, 38A से संबंधित है। और कब किया था, ये किया था मैंने कहा 42वें संविधान संशोधन से। और इसमें क्या है, कब किया, 1976। वहाँ उस आर्टिकल में मैंने उसी समय बताया था, मैंने कहा सन पूछा हुआ है तो कभी आर्टिकल के बारे में पूछेंगे, तो इन्होंने क्या है वर्तमान में इसका ये पूछ लिया है, कभी आर्टिकल के बारे में पूछा नहीं है। तो आप याद रखें कौन से आर्टिकल से, 42वें संविधान संशोधन से है। तो इसका पहले का क्या हो जाएगा, 3, पहले का 3 हो जाएगा, पहले 3 1 में है। तो देखो PYQ से ये देखो फायदा है कि नहीं है, आप लोग महसूस कर रहे होंगे। इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन अपन सारे याद करने हैं, सारे याद करेंगे तभी अगले वाले प्रश्नों में फायदा देखने को मिलेगा। पहले में ये हो चुका है, मैंने पूर्व वीडियो में डिस्कस कर दिया है। जो पहली बार लोग देख रहे हैं, पुराना वीडियो आपको देखना चाहिए, निश्चित रूप से फायदा देगा आपको। उसके बाद में दूसरा पूछा इन्होंने कि आय की असमानता न्यूनतम करना। तो आय की असमानता न्यूनतम करने के लिए क्या है, आय की असमानता को न्यूनतम करने के लिए 44वां संविधान संशोधन, जो मोरारजी देसाई वाला अभी बात की थी ना पर, 44वां संविधान संशोधन है। और ये 38B में 38B में क्या है, 44वां संविधान संशोधन किया। और ये इसका आंसर तो करना मतलब ये हो जाएगा ये। और इसमें क्या है कि 38B में लिखा कि भाई राज्य आय असमानता कम करने का प्रयास करेगा। किस में लिख रखा है, 38B में लिख रखा है। 38A में वो निःशुल्क विधिक सहायता वाला लिख रखा है और 38B में लिख रखा है कि भाई राज्य आय असमानता कम करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। उसके बाद में ये दे रखा है, तीसरा है सहकारी संघ, सहकारी जो सोसाइटी है सहकारी, ये 43B में, किसमें है, 43B में अंदर है, 43B के अंदर है सहकारी समितियां जो 97 संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। तो इसमें ये हो जाएगा सहकारी समिति सारी 97, जैसे मौलिक अधिकार में कहीं आ जाए सहकारी समिति किससे, 43B से। और उसके बाद में ये कौन सा हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल। ये प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल 0 से 6 तक पोषण, तो यहाँ 0 से 6 वालों का ये है ना, ये अपने अनुच्छेद 45 के अंदर बात कर रखी है, अनुच्छेद 45 के अंदर बात कर रखी है। और 86वां संविधान संशोधन, 86वां ये पहला इसका हो जाएगा। कहना मतलब ये हो गए। वापस कुछ चीजें डिस्कस वापस आई है। 97 से क्या है, सहकारी समिति। 42 से क्या है, वो निर्धन निःशुल्क वाला हो गया। 44 से क्या है, आय की असमानता न्यूनतम कम करने के लिए। 86 में क्या है, ये अपने बच्चों के बारे में चर्चा हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। वैसे अपने 1 से ही निकल रहा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। ये वापस पार्टियों का, ये पहले उसी सीरीज में किया था, वापस यहाँ रिपीट हुआ है। पार्टियों के बारे में उस समय भी मैंने चर्चा की थी कि भाई 2024 में आयोजित सामान्य चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा जीती गई लोकसभा सीटों को सूचीबद्ध कीजिए, कूट 1 और कूट 2। वहां तो अपने दे रखा था भाई पार्टियां उसके सामने सीटें लेकर कौन सा असुमलित है, या वापस जो जुड़ा रखा है। अपन को पता है कि भाई मैंने उस समय चर्चा कर ली, वापस मैं बता देता हूँ। यहाँ पे बीजेपी की कितनी 240 सीटें जीती थी, 400 पार तो नहीं हुई, 240 जरूर आ गई थी। और उसके बाद में कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस बारे में कितनी, राहुल जी 70 तो नहीं लगा पाए, 99 हो गई थी। और उसके बाद में तीसरे नंबर मैंने उस समय कहा था एसपी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव वाली, कितनी 37 सीटें। तृणमूल कांग्रेस 29 सीटें। टीएमसी ममता बनर्जी वाली। उसके बाद में डीएमके जो अपने दक्षिण भारत वाली, ये 22 सीटें जीती थी। और उसके बाद में कौन सी, टीडीपी किसकी, टीडीपी अपने वो है ना नीतीश बाबू वाले, सॉरी मतलब टीडीपी चंद्रबाबू नायडू वाली, कितनी 16। और उसके बाद में जेडीयू ने कितनी जीती, जेडीयू ने 12 जीती। तो ये कहना मतलब ये हो गई। और एक आप याद रख सकते हैं, मैंने ये इलेक्शन कमीशन के चुनाव आयोग की साइट से उठाए हैं डाटा, वहाँ निर्दलीय 7 है। कितने, निर्दलीय 7 है। और इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि भाई मिलान करो, तो अपने मिलान करी हुई एसपी की 37 है, एसपी की 37 3, ए से 3 कितने में आ रहा है, ये जैसे 2 में आ रहा है। उसके बाद में देखा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, टीएमसी 29, 20 से 1 कितने बैठ रहा है, ये आंसर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन में 7, आप निर्दलीय को याद रखें, पूछा हुआ नहीं है, इलेक्शन कमीशन में दे रखा है, वहाँ मेन साइट पे बन जाते हैं। और उसके बाद में यदि वोट प्रतिशत की बात दे रखे ना, वोट प्रतिशत वहाँ दे रखा, वोट शेयर कितने आए इन पार्टियों के, मुझे लगता है ये डाटा आपको याद करने चाहिए। वोट शेयर के बारे में क्या पता पूछ ले, जैसे बीजेपी का अपने 2 सारों की तो नहीं कर सकते, सीटें तो सारों की याद रखनी है आपको, तभी प्रश्न सॉल्व होंगे। को बार बार पूछे जा रहा है पार्टियों से, तो आप सारी सीटें याद रखें तभी प्रश्न होंगे। पूर्व में आया हुआ है, यहाँ आया हुआ है, आगे और भी आए हुए हैं। तो बीजेपी की वोट शेयर की बात करें 36% है, ये आया हुआ नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है ये यदि एग्जामिनर की दृष्टि से वहां पड़ी तो कभी ये उठा सकता है। बीजेपी 36% है, कांग्रेस का 21% है, INC।
आईएनसी 21% वोट शेयर है। ध्यान रखें वोट शेयर का अंतर कितना है, ऐसा कुछ ऐसा स्टेटमेंट बना के पूछा, उनका 37 और इनका 21 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला है कि निम्न में से किस मूल अधिकार दावा केवल नागरिकों द्वारा, ये भी अपने पूर्व वीडियो में डिस्कस किया, मैंने उस समय बता दिया था कि भाई अपने भारतीय नागरिकों को कितने आर्टिकल प्राप्त हैं, 5, 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 है। तो इन्होंने क्या कि केवल नागरिकों को कौन से प्राप्त है, इनमें 1 दे दिया, वापस कभी 2 में पूछ लेते हैं, कभी वहां अपन देखा था 29 नहीं दे रखा था, ये 3 दे रखे थे, तो ये वापस अपन को मुख्य जबान याद होने चाहिए, और तभी ये केवल मतलब इसमें क्या है 4 हो जाएगा। 19 भाषण है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिल्कुल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों को अनिवार्य, जैसे ये स्टेट पॉलिटी का प्रश्न है लेकिन मैंने डाल दिया साथ में, आप देख सकते हो, तो इसका क्या हो जाएगा 4, 322 2 के तहत मतलब है वो किसी भी जैसे नहीं सॉरी इसका क्या हो जाएगा, ये 322 ये अपना इसका हो जाएगा मतलब 2, 325 4, ठीक है। तो ये अपने सेकंड ग्रेड के थे, कुछ अच्छे प्रश्न थे, वापस रिपीट भी होने की संभावना है, तो आप इनको क्या है याद रखना है। तो दोस्तों अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ रहे हैं। सेकंड ग्रेड पूरे होने के बाद में ईयूआरओ का एग्जाम, देखो यूआर एग्जाम में पॉलिटी सबसे निर्णायक थी। यहाँ पे पॉलिटी जैसे मतलब उसमें 120 प्रश्न आते हैं यूआरओ में, आपको पता होगा 120 प्रश्न में क्या है कि एक्ट के क्वेश्चन थे, वहाँ नगर पालिका एक्ट थे, बहुत सिंपल थे। राजस्थान वाला पोर्शन था पूरा, मतलब राजस्थान के तीनों थे, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, वो भी सिंपल थे। और सामान्यतः जैसे राजस्थान हिस्ट्री से आजकल तूफानी प्रश्न पूछ रहे हैं, तो जिसको आ रहे थे नहीं आ रहे थे सब बराबर थे, कहने मतलब इन दोनों में बराबर थे। करंट अफेयर्स में भी मतलब बराबर ही थे लगभग सभी लोग। लेकिन पॉलिटी के ऐसे प्रश्न पूछे गए जो आप सामान्यतः देखेंगे, मुझे लगता है कि मतलब सर्वाधिक तूफानी यदि आरपीएससी ने पूछा है तो इसमें, और इसमें वही उन्हीं लोगों का सिलेक्शन हुआ है जिनके पॉलिटी वाले ये सही हुए, क्योंकि बाकी लगभग लोगों के ज्यादा मतलब निर्णायक रूप से नहीं, और ये सारे समझ वाले अच्छे प्रकार के क्वेश्चन थे। आरपीएससी जो वर्तमान में चल रही है पैटर्न जो 40%, अभी आपने फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देखा होगा, उसमें रिजल्ट में केवल 6 ही लोग मतलब 225 सीटों में से केवल विद्यार्थी पास हुए। तो आप देख सकते हो कि आरपीएससी का जो वर्तमान में एग्जाम जो बढ़ा रहा है प्रश्न पत्र एग्जाम सेटर जो है, तो निश्चित रूप से वो बहुत ही मतलब लेवल के प्रश्न बना रहे हैं, उनको करना काफी टेढ़ी है, आप देख रहे होंगे प्रश्न पत्रों से पढ़ के। तो अपन इसमें बिना देरी किए हुए पहले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें दिया हुआ कि निम्नलिखित में कौन सा नीति आयोग का एक संलग्न कार्यालय है जो कि कठोर डेटा संचालित, नागरिक केंद्रित, परिणाम संचालित कार्यक्रम प्रबंध और नीति निर्माण का समर्थन करा। नीति आयोग से संबंधित है, ये एसआई के सिलेबस में है, आरएस के सिलेबस में भी है, और ये विभिन्न लगभग एसआई मतलब सब में ही है, नीति आयोग दे रखे होंगे। तो उसके बारे में ये पूछ रहा है कि भाई ऐसा कौन सा जो कि डेटा उपलब्ध करवाता है। इसमें पहला देख रखा है नेटमो। तो दोस्तों इस नेटमो है जो नेशनल एटलस थीमेटिक मानचित्रण का काम करता है, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत करता है। साइंस एवं टेक्नोलॉजी विभाग है, साइंस एवं प्रौद्योगिकी, उसके अंदर काम करता है। कोलकाता में इसका क्या है मुख्यालय, कोलकाता में इसका क्या है मुख्यालय, अपन को याद रखना है, वापस कभी ऐसा आ जाए नेटमो क्या है। और जो कि क्या करता है, जो अपने थीमेटिक मानचित्र है ना, थीमेटिक मानचित्र वगैरह बनाने के लिए काम ये करता है। तो ये तो नहीं है कहने मतलब नॉमेटिक। उसके बाद में डीएमओ क्या है कि इसका मतलब डीएमओ है ये भारत मतलब डेवलपमेंट मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन ऑफिस है। क्या है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग मतलब इवैल्यूएशन ऑफिस है, जो भारत सरकार का एक कार्यालय है जो नीति आयोग से संबंधित है। कहने मतलब नीति आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने देखा वहां लिख रखा है कि ये हमारे नीति आयोग से संबंधित है। कौन सा, ये डीएमओ। और ये जो क्या करता है कि भाई भारत सरकार की योजना, कार्यक्रमों और पहलों को मॉनिटरिंग करता है। और इसकी स्थापना कब हुई, 2015 में, और 2015 में इसकी स्थापना हुई। और जो क्या करता है मतलब जो सरकारी योजना है उसका डेटाओं का मूल्यांकन करना वगैरह वगैरह उससे संबंधित है, और मॉनिटरिंग भी करता है। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और उसी साइट पे लिख रखा है कि ये इसका संबंध भी नीति आयोग से है। और एक अटल नवाचार मिशन, कौन सा, अटल नवाचार मिशन चल रहा है वर्तमान में जो मिशन, वो भी नीति आयोग से संबंधित है। वो भी क्या किससे संबंधित है, नीति आयोग से संबंधित है। अटल नवाचार वहां और लिख रखा है, तो वापस पूछा जा सकता है 1 2 कौन से हैं, 1 2 3 ऐसे ऑप्शन। और एक और लिख रखा है, ये मतलब लिख रखा है NILERD, ये लिख रखा है कि भाई राष्ट्रीय श्रम एवं अर्थशास्त्र अनुसंधान विकास संस्थान। कौन सा, राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान विकास संस्थान है, जो कौशल व रोजगार के संबंधित में कार्य करता है, कौशल व रोजगार के बारे में काम करता है।
वो भी किससे संबंधित है, नीति आयोग से। तो 3 आयोग है, जो कि 3 आयोग मतलब क्या कह सकते हैं, ये छोटे छोटे मतलब जैसे कार्य वगैरह करते हैं, कौशल से संबंधित है। ये जैसे नवाचारों के बारे में अटल नवाचार मिशन है, ये है। और ये अपने क्या है कि साइंस है, विज्ञान है क्षेत्र में बढ़ाने के लिए, विद्यार्थियों की रुचि वगैरह बढ़ाने के लिए काम करता है। और ये योजनाओं के वगैरह बारे में काम करता है। ये तीनों संबंधित है, ध्यान रखना है अपन को। कौन से, ये डीएमओ इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख रखा है कि एक अपना ऑप्शन, वैसे आंसर तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला दे रखा है वैसे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ कार्यालय, और रजिस्ट्रार जनरल कार्य के बारे में लिख रखा है। एक तो रजिस्ट्रार जनरल तो कार्य क्या करता है, जनगणना के कार्य करता है। ये गृह मंत्रालय का जनगणना करना है ना अपना, भारत सरकार की जनगणना ये करता है रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय। याद रखें, आप कभी पूछा जा सकता है, गृह मंत्रालय करवाता है। ये भी एक अच्छा फैक्ट है। जनसंख्या कौन करवाता है भारत में, गृह मंत्रालय करवाता है। उसका कौन सा कार्यालय करवाता है, ये रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय। कभी पूछा जा सकता है, यहाँ इन्होंने ऑप्शन में दिया है तो हो सकता है एग्जामिनर की नजर में कभी पूछ भी ले। अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं, ये पहला प्रश्न था। अगला प्रश्न है वैसे, भारत के संविधान के अनुसार अफीम की खेती, उसके विनिर्माण, निर्यात के लिए विक्रय संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको है। ये भी बहुत ही अच्छे प्रकार का प्रश्न था। न तो कभी लोगों ने सामान्यतः आपने पढ़ा होगा, न ही मतलब सुना होगा। और वर्तमान में आपको बता दूं कि 2025 में, वर्तमान में अभी पिछले महीने ही मतलब भारत सरकार ने अफीम नीति बनाई है। अभी ये न्यूज़पेपर में थी, राजस्थान पत्रिका के न्यूज़पेपर में थी कि भारत सरकार ने क्या दी। जो अपने नवयुग एकेडमी का टेलीग्राम चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप देखेंगे तो मैंने उसमें टेलीग्राम पे मतलब ये अपडेट किया है कि भाई क्या है, उसमें पूछा भी जा सकता है। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, मतलब तो उसमें ये पढ़ सकते थे कि भाई ये किससे बनाया। इन्होंने पूछा है कि भाई जो अफीम है उसके विनिर्माण, निर्यात के लिए विक्रय संबंधी कानून बनाए। जैसे राज्य विधायिका को है, संघीय संसद को, विधायी को दोनों है, संघीय संसद को है, स्थानीय स्वशासन को। ये कंफ्यूज करने वाला था, सामान्य तो याद नहीं था। वैसे इसका आंसर क्या है, संघीय संसद है। और अखबार में भी दे रखा था कि केंद्र सरकार ने और संघ संसद में अभी वर्तमान में नीति जारी की है। तो ये अफीम वगैरह के बारे में, इसके बारे में संघीय संसद के बारे में लाइसेंस वगैरह देने का काम भी केंद्र सरकार करती है। आपको याद रखना है इसका संबंध किससे है। और वर्तमान नीति आप निश्चित रूप से पढ़े, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जिन लोगों ने नहीं किया। वहाँ अच्छे प्रकार के अपडेट हम डालते रहते हैं कभी, तो जो आपके एग्जाम में बहुत फायदे देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न इन्होंने अच्छे प्रकार का, बहुत ही अच्छे लेवल का था प्रश्न। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। राज्यसभा के बारे में इन्होंने कहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। उसके बारे में सबसे पहले दिया कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा जैसे मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं। बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और इसका क्रम याद रखें आप, यहाँ से पूछा जा सकता है। पहला क्या है, साहित्य आएगा, उसके बाद में साइंस आएगा, उसके बाद में कला, उसके सामाजिक सेवा। और उसमें भी विशेष ज्ञान में दोनों शब्द दे रखे हैं मूल आर्टिकल में, विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति। ये बिल्कुल, और आपको पता होगा ये बारे से मतलब इनके बारे में क्या है, राष्ट्रपति राज्य मनोनीत सदस्य करते हैं। बिल्कुल अपन को पता है, सब लोगों को, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में इन्होंने दिया है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है तथा इसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा में 1/3 सदस्य दूसरे वर्ष के 50 सेवानिवृत्त। बिल्कुल ये भी क्या है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि स्थायी सदन है। अपन को पता है लोकसभा विघटित होता रहता है, राज्यसभा विघटन नहीं होता है। उसमें 1/3 सदस्य दूसरे वर्ष, वैसे 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है प्रत्येक सदस्य का, लेकिन इनके क्या है मतलब, और राज्यसभा खुद का कार्यकाल नहीं है, ध्यान रखें, सदस्यों का कार्यकाल है। ये याद रखें, पूछा जा सकता है स्टेटमेंट के, सदस्यों का कार्यकाल। ऐसा दे सकता है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, राज्यसभा कार्यकाल 6 वर्ष है। नहीं, उस समय ये स्टेटमेंट दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सदस्यों का कार्यकाल है, राज्यसभा खुद का कोई कार्यकाल नहीं होता है। ये याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद में दे रखा है कि भाई सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद में तीसरा नंबर स्टेटमेंट दिया है कि उड़ीसा व राजस्थान में समान संख्या में प्रतिनिधित्व राज्यसभा में भेजते हैं। ये तो बहुत ही मतलब तूफानी प्रकार का था कि भाई उड़ीसा और राजस्थान समान प्रतिनिधि संख्या में भेजते हैं। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। अब राजस्थान में कितने हैं, 10, और उड़ीसा में भी कितने हैं, 10। बिल्कुल ये याद रखना है अपन को। एक ऐसा और राज्य है जिसमें राजस्थान के बराबर 10 सदस्य हैं, वो राज्यसभा में भेजते हैं। उसके बाद में इन्होंने दिया, और लोकसभा की बात करें साथ साथ में मुझे ऐसा याद आया, लोकसभा में अपने 25 है, और एक राज्य ऐसा और है, कौन सा है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 25। तो ऐसा कभी स्टेटमेंट बनाया जा सकता है, एग्जामिनर नजर में हुआ तो लोकसभा में राजस्थान में 25 है, आंध्र प्रदेश राज्य है उसमें भी क्या है, 25 है। ये याद रखें स्टेटमेंट। राज्यसभा वाला पूछ लिया तो कभी लोकसभा वाला पूछ लेंगे। और उसके बाद में चौथा स्टेटमेंट दिया कि 1970 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में राज्यसभा में महिला सदस्यों की संख्या सबसे अधिक थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वर्तमान में महिला सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, इससे पहले इतनी कभी नहीं रही। वर्तमान में 32
मैंने पीआईबी में पढ़ा है, 32 पीआईबी से देखा हुआ डाटा है कि 32 महिला सदस्य है, जो कि अभी तक की सर्वाधिक महिला है। तो ये याद रखना है अपन को, सर्वाधिक है। और राज्यसभा के बारे में बात करें और अपन तथ्यों की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत पूछा था, गलत ये हो जाएगा चौथे नंबर। इन्होंने कहा सही नहीं है, सही नहीं है, बाकी सही स्टेटमेंट सारे सही है। और उसके बाद में यदि बात करें यहाँ पर राज्यसभा के बारे में, 1952 में गठन हुआ था। कब हुआ? 1952 में गठन हुआ था। और उसके बाद में जो राज्यसभा शब्द है ना, ये 1954 में आया था। पहले उच्च सदन वगैरह नाम से जाना जाता था। ये शब्द कब आया? 1954 से आया। उसके बाद में मतलब पहले 216 सदस्य थे शुरुआत में, उसके बाद में बढ़ते बढ़ते वर्तमान में कितने हैं? 245 सदस्य हैं। ये भी आप लोगों को याद होंगे सामान्यतः, 245 सदस्य हैं। और उसके बाद में इसकी सीटें है ना, ये दे रखा है ना कि भाई राजस्थान में 10 सदस्य है, उड़ीसा में 10 है। तो ये कौन सी अनुसूची में? ये अनुसूची थर्ड अनुसूची है ना, क्या थर्ड, क्या मतलब ये चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची में दे रखी है कि भाई सामने लिख रखे राज्य और उधर कितने राज्य से कितने सीट है। तो ये कौन सी अनुसूची में? चौथी अनुसूची संबंधित है। और सर्वाधिक सीटें की बात करें तो चौथी अनुसूची में लिख रहा है यूपी में 31 राज्यसभा के सदस्य हैं। कितने हैं? 31 है। और उसके बाद में ये सबसे कम कहाँ है? सबसे कम पूछे तो कभी स्टेटमेंट में अपने आसान हो जाएगा, थोड़ा बहुत याद रखा। और पूर्वी भारत की बात करें तो वहां सब जगह 1-1 है। कितने हैं? 1-1 है, याद रखना 1-1 है। और गोवा में भी 1 है, पूर्वी वाला गोवा में सब 1 है। लेकिन असम में कितने? असम में 7 है। असम में 7 है, याद रखना है, असम में 7 है। बाकी सब राज्यों में क्या है? 1-1 है। सबसे कम ज्यादा कहाँ है? यूपी में कितने हैं? 31 है। गोवा में कितना है? 1 है। असम में 7 है। ये याद रख सकते हैं अपन। और उसके बाद में आगे चलते हैं और यूटी की बात कर लें साथ साथ में तो भी ठीक ही है। यूटी की बात करें तो अपने विधानसभा वाली यूटी कितनी है? 3 पूर्व में पढ़ चुके हैं। दिल्ली में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 3। पुडुचेरी में कितनी है? पुडुचेरी में 1। और J&K में कितनी है राज्यसभा की सीटें? 4। याद रखना है ये 3-4 चीजें अपन को यहाँ अगले मतलब स्टेटमेंट से फायदा देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। ये भी बहुत ही अच्छे प्रकार का प्रश्न था। उसके बाद में मौलिक अधिकारों के बारे में ये प्रश्न इन्होंने दिया था। वैसे बहुत अच्छे प्रकार का प्रश्न था, ऐसे पहले मतलब कभी नहीं आया हुआ था वैसे मौलिक अधिकारों के बारे में। और इसका आंसर फाइनल नहीं आया, तब तक कोई आंसर भी नहीं बता पाया। RPSC ने ऐसे मतलब जिस प्रकार से ये प्रश्न सेट करा, मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सही है, नीचे दिए कोड का सही उत्तर चयन कीजिए। तो इन्होंने इनमें बता रखा है कि भाई कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को दिए गए, कुछ अधिकार केवल नागरिकों को दिए, ये अपन ने पढ़ लिया है। केवल के भारत के नागरिकों को मिले हुए 5 आर्टिकल है। कौन से आर्टिकल है? तो 5 आर्टिकल कौन कौन से? एक तो भाई हो गया 15 और एक 16 और एक 19 और एक 29 और ये 30। कहने मतलब ये एक तो सही है, लेकिन एग्जामिनर चालाकी की एक तो सब में डाल रखा है। ये देखो एक क्या है? सब में डाल रखा है। तो एक से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये स्टेटमेंट नहीं देते तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। उसके बाद में दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि मौलिक अधिकार कार्यपालिका के विरुद्ध संबंधित है, लेकिन विधायिका पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा। कुछ क्या है? कुछ मौलिक अधिकार कार्यपालिका के विरुद्ध है, संबंधित है, लेकिन विधायिका पर कोई, कुछ ऐसे हैं जो केवल एग्जीक्यूटिव पर प्रतिबंध करते हैं, विधायिका पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते। ठीक है, देखते हैं अभी। और उसके बाद में तीसरा स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि कुछ मौलिक अधिकार उद्देश्य विधायी शक्ति पर निरपेक्ष प्रतिबंध है। ठीक है, ये भी देखते हैं। उसके बाद में सभी मौलिक अधिकार, ये क्या है? एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट जब तक गलत माना है तब तक आपको एग्जैक्ट रूप से पता नहीं है, ऐसे हमेशा है। आप देखोगे तो आपको थोड़ा फायदा देखने को मिलेगा कि सभी मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध, साथ साथ में निजी व्यक्तियों के विरुद्ध है। नहीं, सारे निजी व्यक्तियों को नहीं है। जैसे आर्टिकल 17 है वो हमें, वैसे वो तो निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी है कि भाई व्यक्ति को भी भेदभाव नहीं करना है, अस्पृश्यता का विरोध करना है। वो तो जैसे आर्टिकल क्या है 17 है, वो राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध है। लेकिन सारे के सारे मतलब निजी व्यक्तियों के नहीं है, केवल राज्य के ऊपर प्रतिबंध लगा के भाई राज्य को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। राज्य को मतलब आर्टिकल 16 में लिख रखा है कि भाई राज्य को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के स्थान के आधार पर है वो मतलब नौकरियों में भेदभाव नहीं करना है। तो मतलब निजी व्यक्तियों के बारे में एक 17 है और बाकी तो मतलब ये सभी बोल रहा है, तो इसलिए ये चौथा गलत हो जाएगा। तो चौथा गलत हो जाएगा, तो ये गलत, चौथा यहाँ दे रखा तो ये गलत करने मतलब 2 में आ रहा था मुकाबला, 2 में आ रखा था मुकाबला। उसके बाद में एग्जामिनर वर्तमान RPSC ने क्या माना है? 2 माना है। 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है। 1, 2, 3 से करने मतलब इन्होंने ये चौथा गलत माना है। और उसके बाद में 3 ऊपर ले ये सही माने स्टेटमेंट। ये याद रखना है, वापस पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट क्या है?
कुछ मौलिक अधिकार का उद्देश्य विधायी शक्ति निरपेक्ष प्रतिबंध है और कुछ मौलिक अधिकार कार्यपालिका के विरुद्ध है, लेकिन विधायिका पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा। ये स्टेटमेंट आप दोनों याद रखें, वापस पूछा जा सकता है। ये स्टेटमेंट ऊपर वाला तो आपको पता है और नीचे वाला तो आपने निकाल दिया। कहने मतलब ये दोनों स्टेटमेंट सही है, आरपी सिंह सही माने, 1 2 3 इसका आंसर माना है, तो आपको याद रखना है। कहने मतलब वापस पूछा जा सकता, बहुत ही अच्छे लेवल का था इसका। सामने तो मतलब आंसर आया तभी बता रहे थे, कोचिंग वाले तो अलग अलग प्रकार के बता रहे थे पहले। उसके बाद में अगला प्रश्न है संविधान सभा के बारे में दिया है इन्होंने। संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन गलत है, गलत पूछा है। ये भी बहुत ही अच्छे प्रकार का मतलब इसमें फैक्ट वगैरह डाल रखे थे कि भाई संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई, जिसे संसद भवन सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल, पहली बात तो ऐसा है कि 6 दिसंबर को क्या है संविधान सभा की मतलब गठन हो गया था। 6 दिसंबर 1946 को 6 दिसंबर 1946 को हो गया था। और उसके बाद में पहली बैठक कब हुई, 9 तारीख को हुई थी। बिल्कुल राइट बात है, 9 तारीख को हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी, जिसे हमें सेंट्रल हॉल कहते हैं। बिल्कुल, जैसे पहले मतलब प्रधानमंत्री मोदी वगैरह का जैसे ये शपथ वगैरह होती है दलों की, तो वो कहाँ होती है, शपथ तो मैदान में होती है वैसे, लेकिन उनमें नेता के रूप में चुना जाता है ना, जैसे वो सेंट्रल हॉल में होती है, जो कि पुराना लोकसभा और राज्यसभा के बीच में ये हॉल हुआ करता था। पुरानी जो संसद बन गई, वर्तमान वाली नहीं, पुरानी है, उसके बीच में हुआ था, सेंट्रल हॉल कहते थे, उसमें ये हुआ करती थी संविधान सभा की बैठकें। पहली वाली 9 तारीख को हुई थी और उसमें 207 सदस्य भाग लिए थे। कितने, 207 सदस्य भाग लिए थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, फ्रांस की परंपरा के अनुसार सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया पहले दिन ही। और उसके बाद में मतलब उसके बाद दूसरी बैठक 10 तारीख को हुई थी, ये भी आप लोग याद रखना, 10 तारीख को बैठक हुई थी। तो ये पहली तो सही है कहने वाला। तो इसमें क्या पूछा है कि गलत, तो पहला तो नहीं है कहने मतलब, पहला तो नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, बी सी इसमें से आंसर 60 है। उसके बाद में बी दे रखा है कि भाई स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने में संविधान सभा ने 11 सत्रों के साथ लगभग 3 साल लगे थे। बिल्कुल, ये अपन को स्टेटमेंट याद रखना है। पहले तो अपन को पता है 2 वर्ष और 11 माह 18 दिन। ये क्या है, 2 वर्ष 11 माह, 1 मिनट ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तो लगभग बोल रहा है 3 वर्ष। बिल्कुल 3 वर्ष लगे थे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि भाई 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, 3 वर्ष। और इसके लिए कि ऐतिहासिक कार्य करने संविधान सभा 11 सत्रों के साथ लगभग 3 साल लगे। बिल्कुल 11 सत्र हुए थे। कितने हुए थे ये याद रखना है, स्टेटमेंट 11 सत्र हुए थे। सत्र याद रखना है आपको, ये पूछे हुए खूब सारे बार एग्जाम में। तो 11 सत्र हुए थे। और उसके बाद में यदि एक और ये तो क्या है, संविधान सभा निर्माण हुआ था, लेकिन संविधान सभा अपने मतलब 26 नवंबर को हो गई थी। उसके बाद में जब 26 जनवरी 1950 तक संविधान सभा बनी रही थी, तो उस दिन तक बनी रही थी। तो संविधान सभा का अस्तित्व तो पूछे ना, तो 3 वर्ष संविधान सभा का अस्तित्व पूछे तो ध्यान रखना है 3 वर्ष 1 माह 16 दिन, ध्यान रखना है। संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ये एसआई में पिछली बार पूछा हुआ था ये प्रश्न कि भाई संविधान सभा का कार्यकाल था 2 वर्ष 11, पहले वो दे रखा था। उसके बाद में क्योंकि इसका विघटन बाद में हुआ था, तो 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। तो इसका क्या है, संविधान सभा का अस्तित्व हो रहा था। संविधान निर्माण में तो वो लगे थे 2 वर्ष 11, ये संविधान सभा का अस्तित्व पूछे तो तब ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद में ये कहना मतलब ए बी दोनों क्या है, गलत नहीं है। ए बी दोनों गलत नहीं है, तो अपन को ये याद होना चाहिए। वैसे ये सामने अच्छा फैक्ट था, इसको अपन सामने याद होता है, और ये भी मतलब फैक्ट था। तो जैसे मतलब इसके बाद में करें तो बी गलत नहीं है कहने मतलब, तो जैसे ये आंसर तो निकल सकता था दोनों से। नीचे वाले ये जो ये नहीं आ रहे हैं ना, तो भी अपना आंसर तो निकल रहा था कहने मतलब, लेकिन तो भी अपन नीचे वाला के स्टेटमेंटों की बात करें, जैसे स्टेटमेंटों की बात करें, तीसरा दे रखा है कि हाउस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। हाउस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। अभी मैंने डिस्कस किया, पीछे कमेटी पढ़ाई थी, मैंने कहा पट्टाभी सीतारमैया थे हाउस कमेटी के अध्यक्ष। कौन से, पट्टाभी सीतारमैया, गांधी जी के चेले थे सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष थे हाउस कमेटी के। तो ये गलत हो जाएगा सी। और उसके बाद में डी दे रखा है कि भाई पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में 29 सदस्यों ने किया। ये सामान्य तो फैक्ट नहीं याद है, न याद करना है।
क्योंकि अभी याद कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं याद होता है। वैसे अलग अलग अपन राजस्थान के सदस्य मुश्किल से याद होते हैं। राजस्थान में 13 सदस्य थे, अलग अलग बता रखे हैं, कहीं 11 कहीं 12 13। आप 13 याद रखें, आरपीसी 13 मानती है, 13 सदस्य याद रख सकते हैं। पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष थे। और इसके बाद वैसे अपना स्टेटमेंट वो 2 वाले ऊपर वाले 2 अच्छी तरीके से याद है, तो आंसर निकल रहा था एलिमिनेशन मेथड से। और 13 सदस्य हैं वर्तमान पश्चिम बंगाल के। मतलब ये गलत था गणे, मतलब 29 सदस्य नहीं थे पश्चिम बंगाल, उस समय थे 19 सदस्य थे। तो ये हो गया इसका आंसर, क्या सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे प्रकार के प्रश्न थे, इसीलिए तो यूआरओ में ये पॉलिटी निर्णायक रूप से साबित हो रही थी। उसके बाद में पहला ये इन्होंने दिया है कि ये वैसे दिया है कि संसद का प्रथम दायित्व मंत्रिमंडल प्रदान करना और उससे उत्तरदायी बनाए रखना। कि भाई संसद का प्रथम दायित्व है कि मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट इंग्लिश में भी कैबिनेट ही लिख रखा था। उसके बाद में है कि मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी लोकप्रिय सदन, मतलब कैबिनेट की जिम्मेदारी लोकप्रिय सदन के प्रति इसकी सदस्यता अनिवार्य रूप से उस सदन तक सीमित नहीं है। मतलब क्या भाई, मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी लोकप्रिय सदन के प्रति उसकी सदस्यता कहने मतलब कि लोकसभा का सदस्य होना ही मंत्री अनिवार्य रूप से नहीं है, अन्य राज्यसभा का भी हो सकता है। ये बात ये कहना मतलब सेकंड वाली बात ये कह रहा है और सिंपल भाषा में। और ये पहला बोल रहा है कि भाई संसद का प्रथम काम है कि भाई मंत्रिमंडल का नियुक्त करना। पहली बात तो ये प्रश्न यदि पूरा टेक्निकल रूप से जाए तो ये गलत था, लेकिन उन्होंने आरपीएससी वाला नहीं माना। स्टूडेंट ने वापस क्यूरी भी लगाई थी, डाउट भी लगवाए थे, लेकिन उन्होंने नहीं माना। अगले वाले की मर्जी, उन्होंने कैबिनेट माना। लेकिन यहाँ मंत्रिपरिषद आना चाहिए, मंत्रिपरिषद कि भाई मंत्रिपरिषद संसद पहला सत्र होता है, अपन को पता ही है फटाफट के भाई केंद्र मंत्रिपरिषद बनानी चाहिए, उत्तरदायी बनाए रखना। मतलब दायित्व तो मंत्रिमंडल प्रदान करना, उसे उत्तरदायी। पहला स्टेटमेंट सही है, मंत्रिपरिषद आना चाहिए था, उन्होंने मंत्रिमंडल ही सही माना। फाइनल आंसर की भी मैंने देख ली। और उसके बाद में मंत्रिमंडल का जिम्मेदारी मंत्रिमंडल नहीं है, मंत्रिपरिषद होना चाहिए। यहाँ भी मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी है कि लोकप्रिय सदन के प्रति है। बिल्कुल, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति, और इनकी सदस्यता अनिवार्य रूप से वो सदन तक सीमित नहीं है, बिल्कुल राज्यसभा के भी हो सकते हैं। तो ये मंत्रिपरिषद होना चाहिए था, लेकिन डाउट भी लगाया, फाइनल में भी उन्होंने चेंज नहीं किया। इसका क्या है, व्यक्तिगत रूप से ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। कहने मतलब दोनों स्टेटमेंट सही माने आरपीसी। ध्यान रखें, आप वापस रिपीट भी हो सकता है, उन्होंने ये ऐसा ही माना है। अगला प्रश्न दिया है, किस विधान संशोधन के परिणाम स्वरूप भारत का निर्वाचन आयोग संसद के राज्य विधानमंडलों निर्वाचन उद्भूत सशक्त संदेहों विवाद निर्णय के लिए निर्वाचन न्यायाधिकरण की नियुक्ति नहीं कर सकता? ऐसी बात है, संविधान बना था तब उसमें ऐसा बता रखा था कि भाई संसद विधानमंडल सदस्यों की जो निर्योग्यता वगैरह कुछ भी डिसीजन लेना है तो एक ट्रिब्यूनल, न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल के अंदर मतलब एक बनाने की नियुक्ति थी। लेकिन क्या है, 19वां संविधान संशोधन किया और उसको उच्च न्यायालय में दे दिया। उच्च न्यायालय वर्तमान में मतलब जैसे एमपी एमएलए के विवाद कौन सुनता है, हाई कोर्ट सुनता है, ध्यान रखें। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट सुनता है, तो हाई कोर्ट में दे दिया। पहली बार सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता है, तो ये याद रखना है। हाई कोर्ट में दे दिया 19वां संविधान संशोधन। कहने का मतलब ये ट्रिब्यूनल नहीं बनाया केंद्र सरकार ने, और उन्होंने कहा कि भाई हाई कोर्ट वाले ही ये मामले सुनेंगे। तो ये 19वां किससे संबंधित है, इससे संबंधित है। 44वां को अपने खूब सारे डिस्कस कर लिया पहले भी। 44वां जैसे वो सशस्त्र क्रांति वाला शब्द हो गया। उसके बाद में एक जैसे 44वां में खूब सारे आर्टिकल थे, चेंज भी किए। जैसे एक मतलब बात करें तो अपना मतलब ये मतलब जो 5 से 6 वर्ष कार्यकाल था जो लोकसभा का, वो 5 वर्ष कर दिया। और उसके बाद में मतलब 44वें कुछ मतलब संशोधन किए मोरारजी देसाई के समय, अपने पूर्व में वीडियो में खूब सारे डिस्कस कर लिए। उसके बाद में अगला दे रखा है कि भाई 76वां संविधान संशोधन, 76 के बारे में भी देख रखा है कि भाई 76वां संविधान संशोधन क्या था। 76वां संविधान और उसके 44वां हो गया। 76वां संविधान संशोधन की बात करें तो उसमें दे रखा है कि भाई 44 जो संपत्ति का अधिकार, हाँ अभी याद है मुझे लग रहा था कुछ मिसिंग हो रहा है। संपत्ति का अधिकार है ना, संपत्ति का अधिकार था पहले, फंडामेंटल राइट था, और जो वर्तमान में 300A में रख रखा है, संवैधानिक अधिकार बना रखा है, वो भी 44वें से किया। तो याद रखना है आपको। तो संपत्ति अधिकार किससे हटाया, 44वें संविधान, ये पूछा हुआ है, RS मेंस में भी पूछा हुआ है। उसके बाद में ये 300A में रख रखा है वर्तमान, ये भी याद रखना है। और उसके बाद में ये 76वां संविधान संशोधन है ना, ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तमिलनाडु राज्य में क्या है कि भाई आरक्षण दे दिया 69%, और उन्होंने कहा कि भाई नवीं अनुसूची में डालो। किसमें, नवीं अनुसूची में डालो। नवीं अनुसूची में डाल के मतलब है वो हमारी रक्षा करो। नवीं अनुसूची में आपको पता है कि कोई भी पहले मतलब डाल देते थे केस वगैरह, तो मतलब कोई भी जैसे प्रावधान डाल देते थे उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता था, ये उससे संबंधित है। और 42वें संविधान संशोधन की चर्चा करने की जरूरत नहीं है, अपन को पूर्व में कर लिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी बहुत ही अच्छे प्रकार लेवल आपने देखे होंगे यूआरओ के प्रश्न, आपको महसूस हो रहा होगा आरपीसी क्या करवाना चाह रही है पॉलिटी में। तो
उसके बाद में ये अगला प्रश्न था, ये भी बहुत ही अच्छा प्रकार का, इसका भी आंसर तब आरपीएस ने बताया था, तभी पता चला था, पहले किसी को नहीं पता था, जो बड़े बड़े धुरंधर है वो भी नहीं बता पाए थे। भारत के संविधान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न कोड में से सही उत्तर कीजिए। पहले के बारे में पूछ रहा है कि सही कौन सा। भारत का संविधान न्यायिक सर्वोच्चता की अमेरिका व्यवस्था, संसदीय सर्वोच्चता की ब्रिटिश सिद्धांत के बीच का रास्ता अपनाता है। पहला बता रहा है कि भारत का संविधान है न्यायिक सर्वोच्चता की अमेरिका व्यवस्था है, और उसके बाद में संसद की सर्वोच्चता ब्रिटेन में, अपन को पता है, और उनके बीच का रास्ता अपनाता है। बिल्कुल ये सही बात है, पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। उसके बाद में भारतीय संविधान संसदीय सर्वोच्चता ब्रिटिश सिद्धांत के स्थान पर सीमित सरकार के अमेरिका सिद्धांत को प्राथमिकता दे। भारतीय संविधान संसद की सर्वोच्चता है, भारतीय संसदीय सर्वोच्चता ब्रिटिश में संसदीय सर्वोच्चता है, और अमेरिका में क्या है, सीमित सरकार। बीच में दोनों को अपन को पता है कि भाई सीमित संसदीय एग्जैक्ट संसद भी सर्वोच्च नहीं है, तीनों ही मतलब लोकसभा मतलब क्या ना विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका तीनों के बीच में शक्ति संतुलन है। और उसके बाद में मतलब एक एग्जैक्ट पूरी सीमित सरकार भी नहीं है। उसके बाद में न्यायपालिका को भी अच्छी पावर है दे रखी है, संसद को भी अपने मतलब लिमिटेड पावर है। तो उसके बाद में ये भी कहने का मतलब क्या है, सही है, दोनों के बीच का मार्ग है, और ये भी पहला वाला सही है। उसके बाद में है कि भारतीय संविधान कानून की उचित प्रक्रिया सिद्धांत के स्थान पर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया सिद्धांत का अनुसार। बिल्कुल ये भी क्या है, सही है। कानून के उचित प्रक्रिया स्थान पर क्या है, कानून का सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है। तो कहने का मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सही है। इसका आंसर क्या है, तीनों सही है। ये पूछे हुए थे, तो आप याद रखें। वर्तमान में उचित प्रक्रिया के सिद्धांत के स्थान कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये अनुच्छेद 21 में यही लिख रखा है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भले पालते हो उसी में है, लेकिन भारतीय संविधान की बात हो रही है ना, इसीलिए ये सही माना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। प्रस्तावना से दिया था अगला प्रश्न, ये भी बहुत ही अच्छे प्रकार का था कि प्रस्तावना अपन पता ही क्या बोलते हैं, उद्देशिका भी बोलते हैं, उद्देशिका भी बोलते हैं। और उसमें क्या है, हम भारत के लोग कहाँ से लिया हुआ है, यूएसए से लिया हुआ है। और इस पंक्ति का उद्देश्य क्या है, ये सब पूछे हुए हैं। उद्देश्य का भी कहते हैं हम भारत के लोग, कहाँ से लिया हुआ है, यूएसए, ये प्रश्न पूछा हुआ है। उसके बाद में इस पंक्ति का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है कि भाई शक्ति जनता में निहित है, शक्ति है ना, जनता में निहित है, शक्ति जनता में निहित है, ये अपन को याद रखना है। उसके बाद अपन पहले इसको पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है कि सज्जन सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की दिमाग की कुंजी थी। उसके बाद में बेरूबाड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना गहन विचार विमर्श, छाप थी, सटीकता चिन्ह थी, संविधान के निर्माता उसने महत्व दिया था। उसके बाद में गोलकनाथ मामले में यह देखा गया कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा वो शाश्वत अपरिवर्तनीय थी। उसके बाद में चौथे में दे रखा है केशवानंद भारती मामले में न्यायालय में कहा प्रस्तावना केवल संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा है बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण, और संविधान की प्रस्तावना का वक्तव्य भव्य और महान दृष्टि प्रकाश से पढ़ा और व्याख्या किया जाना चाहिए। बहुत ही मतलब खतरनाक प्रकार के स्टेटमेंट दे रखे थे, सारी चीजें आपको आनी चाहिए थी, तभी ये प्रश्न क्या है सॉल्व हो सकता था। तो इसमें ऐसी बात है, इसमें क्या है कि ए और बी दोनों इन्होंने गलत माना है। इसका आंसर क्या माना है, आंसर इसका माना है ये 4 माना है आंसर। ए बी दोनों गलत है, और ए भी गलत है, और सी डी। गोलकनाथ मामले में देखा गया कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा शाश्वत अपरिवर्तनीय, ये सही माना है इन्होंने। और केशवानंद भारती मामले में बोला कि संविधान केवल का सबसे बड़ा हिस्सा बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, संविधान प्रस्तावना वक्तव्य महान दृष्टि से, ये भी इन्होंने क्या है, सही माना है। और संविधान की बात करें तो सबसे पहले ये अपन पहले कर दिया, उद्देश्य का बोलते हैं भारत के लोग वगैरह। सबसे पहले मतलब बेरूबाड़ी अपन को पता है कि भाई पूरी बांग्लादेश था उस समय, मतलब वर्तमान बांग्लादेश, उस समय पूरी पाकिस्तान था, एक भाग था उसमें मुस्लिम इलाका था। नेहरू जी ने नेहरू नून समझौते के तहत 1966 में कि भाई ये बांग्लादेश को दे दे। बाद में ये कि भाई संविधान में लिखा हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया लिख रखा है, तो अपन मतलब संविधान प्रस्तावना में लिख रखा, तो कैसे दे सकते हैं किसी भी संविधान सभा की या मतलब संसद की परमिशन के बिना अलावा। उसके बाद में क्या है कि उस समय के राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने क्या है कि मतलब अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी कि भाई ऐसे दे सकते हैं क्या, मतलब प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, क्योंकि संविधान में लिख रखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो अपन ये बेरूबाड़ी दे सकते हैं नहीं दे सकते। तो बेरूबाड़ी केस में माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग नहीं है, आप दे सकते हो बिल्कुल, संविधान का भाग नहीं है प्रस्तावना। बेरूबाड़ी ये दे रखा है ना, बेरूबाड़ी मामले, तो इनमें बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, आप है वो बेरूबाड़ी बिल्कुल दे सकते हो। उसके बाद में केशवानंद भारती 1973 वाला, केशवानंद भारती में मामले में गया तो उसमें प्रस्तावना संविधान का भाग है, उन्होंने माना क्या है, प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग है, उन्होंने माना कि भाग है।
प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन उन्हें अनुच्छेदों की भांति प्रभावी नहीं है कि भाई जिस प्रकार अनुच्छेद प्रभावी हो रहे हैं वैसे नहीं है। न ही मतलब कोई संसद की शक्ति है ना उस पर न तो अंकुश लगाते हैं और न ही उसको कोई शक्ति प्रदान कर दें। कहने का मतलब अनुच्छेदों की भांति प्रभावी नहीं है, न ही अंकुश लगाते हैं और न्यायालय द्वारा मतलब है वो कहने का मतलब इसमें मतलब इंटरफेयर किया जा सकता है और संविधान संशोधन भी किया जा, इसमें संशोधन प्रस्तावना संशोधन अपन पता है 42 संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन से? समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द पहले अपन बात कर ली थी। और ये पूंजी नोट वाला शब्द है ना, जैसे अब ये 2 तो सही हो गए और उसके बाद देखा है ना कि भाई सज्जन सिंह मान ने सुप्रीम कोर्ट माना प्रस्तावना दिमाग की कुंजी, ये अर्नेस्ट बारकर ने बोला था ये शब्द कि भाई प्रस्तावना संविधान की कुंजी। किसने बोला? बारकर ने, अर्नेस्ट बारकर का शब्द है ये कुंजी वाला। प्रस्तावना कुंजी किसने बोला? बारकर। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में ये दे रखा है ना कि गहन विचार विमर्श की छाप थी, सटीकता चिन्ह थी। ये न्यायमूर्ति थे सीकरी, भारत के चीफ जस्टिस थे सीकरी, उन्होंने बोला था ये सब। तो उसके नजर में है एग्जामिनर के, तो ये पूछ सकता है वापस कि भाई मतलब कुंजी किसने कहा। आप तो ये इतना टर्मिनोलॉजी याद रखें, बारकर ने कुंजी बोला था और ये जो बोल रखा है ना विचार विमर्श की छाप थी, सटीकता चिन्ह थी, ये सीकरी ने बोला था और नीचे वाला वैसे ही सही है। और उसके बाद मैंने पहले बोल दिया है संविधान की समाजवादी, पथ निरपेक्षता। तो ये ईओआरओ के प्रश्न थे 7 बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न थे। निश्चित रूप से आपको मतलब है वो लगा होगा आरपीएससी के किस प्रकार के पैटर्न है। आपको पूरे प्रश्न 2000 मतलब पीवाई क्यूज को पढ़ना है बार बार, सारे के सारे याद करने ऑप्शन, तभी ये मतलब लड़ाई जीती जा सकती है पॉलिटी वाली। नहीं तो ये 10 प्रश्न है वो मतलब सटीकता के साथ करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो यही वीडियो का मतलब है वो अपन एंड करते हैं और पूर्व में एक वीडियो डिस्कस हो चुका है और ये वीडियो दूसरा वीडियो था। आप लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं अच्छा लगे तो, और हमारे नवयुग एकेडमी को सब्सक्राइब भी कीजिए। और टेलीग्राम चैनल जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल की ज्वाइन कर सकते हैं। तो नमस्कार।